नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, एक हमारे पास जो है सुजेशन आया है टीम मेंबर्स की ओर से कि आप ना वीडियो में जो है वो एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोला करें कि जब आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं वीडियोस तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखो, हम नहीं कहते क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग एनफ मैच्योर हैं और जिसको भी ये इंपॉर्टेंट लगता है वो खुद ही जो है वो सब्सक्राइब जो है वो कर देता है। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपकी हेल्प यहाँ से हो रही है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना जो था वो कब हुई थी। देखो, हमारे पास बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हिमाचल प्रदेश में और उनकी स्थापना कब हुई थी, वो कहाँ पर स्थित है, वो क्वेश्चन बनता है। मुख्य रूप से अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं ना वो यही क्वेश्चन बना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। अभी हम बात करते हैं कि ये काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1954 में जो है वो एस्टेब्लाइज की गई थी। स्थित कहाँ पर है, ये कुल्लू में जो है ये स्थित है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है। कुल्लू में जो है वो कलाटॉप, कुल्लू में जो है वो एक खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। वो भी 1954 में ही जो था वो एस्टेब्लाइज हुई थी। कुल्लू में जो है वो सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो कि 1994 में जो था वो एस्टेब्लाइज हुई थी, या फिर जिसकी स्थापना आप कह लीजिए नोटिफाई हुई थी जिस तरह से वो भी आपने ध्यान रखना है। इनकी डेट में ना कहीं कहीं पर वेरिएशन देखने को मिलती है, परंतु ये काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको एग्जैक्टली ध्यान रखनी है कि कहाँ पर स्थित है। एक कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हमारे पास, ये भी 1954 में ही जो था वो नोटिफाई हुई थी। तो कुल्लू की तो हमने 3 ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जान ली। एक काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954, दूसरी हमने कौन सी जानी, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपने ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो कुल्लू में स्थित है और 1954 में एस्टेब्लाइज हुई थी। तीसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने जानी खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये भी 1954 में ही जो था वो क्या हुई थी, नोटिफाई या फिर एस्टेब्लाइज जो था वो हुई थी। और एक हमने सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानी जो 1994 है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। कुल्लू की ही यहाँ पर कवर करते हैं और कुल्लू की अगर याद रख ली तो हेल्प आपकी काफ़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है वो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है। एक देखो ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको नेशनल पार्क जो है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर नेशनल पार्क आप कहिए डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों? ताकि वहाँ पर जो है वो स्नो लेपर्ड जो हिम तेंदुआ है, बर्फानी तेंदुआ है, उसकी संरक्षण जो है वो उसका किया जा सके। तो ये है पिन वैली नेशनल पार्क, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिन वैली नेशनल पार्क को जो है वो डिक्लेयर किया गया है, क्यों किया गया है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। ये आपने ध्यान रखना है। अब स्नो लेपर्ड की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है, इंडिया में क्या वर्ल्ड में जो है वो स्नो लेपर्ड डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो अक्टूबर महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को जो है ये वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है वो मनाया जाता है। अब देखो 2023 में ये डे जो था वो मनाया गया। 2023 में इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 में इसकी थीम क्या थी। देखो, 2023 में स्नो लेपर्ड डे की थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी सेफ गार्डिंग साइलेंट गार्जियन, ये इसकी थीम रखी गई थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड में ना 12 स्नो लेपर्ड रेंजेस जो हैं या फिर कंट्रीज जो हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि कौन कौन सी। इंडिया को बताया गया है, भूटान को बताया गया है, चाइना को बताया गया है, अफगानिस्तान को बताया गया है, कजाकिस्तान को बताया गया है, किर्गिस्तान को बताया गया है, मंगोलिया को बताया गया है, नेपाल को बताया गया है, पाकिस्तान को बताया गया है, रशिया को बताया गया है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन कंट्रीज़ को जो है वो स्नो लेपर्ड की कंट्रीज जो है वो बताया गया है कि जहाँ पर स्नो लेपर्ड जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ से ना मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड एक तो स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का, ये आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को ये मनाया गया, चलो सही बात है, हमने इसकी थीम भी जान ली और यहीं से हमने पिन वैली के बारे में भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है द आइडिया ऑफ वाइस रेगल लॉज वॉज कंसीव्ड बाय लॉर्ड लिटन येट फर्स्ट टू रिजाइड हेयर। तो बोलते हैं कि देखो वाइस रेगल लॉज की कल्पना जो था लॉर्ड लिटन ने जो था वो की थी, फिर भी वहां पर रहने वाले जो पहले व्यक्ति थे ना वो कौन थे? लॉर्ड लिटन ने क्या किया, इसकी परिकल्पना कर ली एक तरह से कि इस तरह से हम बनाएंगे और होगा, परंतु यहाँ पर जो पहले व्यक्ति बने जो यहाँ पर आकर रिजाइड किए थे, यहाँ पर आकर रुके थे, वो कौन थे? तो उनका नाम आपने ध्यान रखना है, वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, लॉर्ड डफरिन। इनका नाम आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं वाइस रेगल लॉज की। यहाँ से वाइस रेगल लॉज के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। क्या क्या क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं वाइस रेगल लॉज के बारे में? पहले तो ध्यान रखना है कि ये वाइस रेगल लॉज जो है ना ये स्थित कहाँ पर है और इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी। तो ये देखो शिमला में स्थित है, समरहिल और बालूगंज के समीप जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो 1880 में स्टार्ट हो गई थी, परंतु कंप्लीट कब हुई थी? तो 1888 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। लॉर्ड डफरिन जो था वो पहले गवर्नर बने थे जो यहाँ पर आकर रुके थे। इससे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसकी परिकल्पना जो था वो की गई थी एक तरह से, ये भी पता होना चाहिए। इसको राष्ट्रपति निवास भी कहा गया टिल 1960, जब तक इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर नहीं कर दिया गया। 1960 में इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया था। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके वाइस रेगल लॉज के बारे में। हम देखो जब तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम की तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो हम यहाँ से ना लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लिटन के बारे में भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन जान लेंगे। हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं, कहीं पर भी जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर है उसमें भी ऐड कर सकता है करने वाला। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले लॉर्ड लिटन की। अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करें तो देखो लॉर्ड लिटन जो था वो गवर्नर जनरल रहे, वाइसराय आप कहेंगे 1876 से लेकर 1880 के बीच में जो था ये रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का वो जो था वो पारित हुआ था। इनके कार्यकाल के दौरान सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर 1878-80 में जो था वो हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या किया गया था, आर्म्स एक्ट भी लाया गया था 1878 में। तो पूछा जा सकता है कि आर्म्स एक्ट कब आया था, तो ये आर्म्स एक्ट ना ये 1878 में जो था वो आया था। ये 3-4 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, इनके कार्यकाल के दौरान थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर जो था वो हुआ था। ये एंग्लो बर्मिस वॉर तीसरे नंबर का 1885-86 में जो था वो हुआ था और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। और तो इनके कार्यकाल के दौरान इतना कुछ खास हुआ नहीं। तो थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर पूछा जाए ना, जो एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था वो कब हुआ था, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो आप आंसर कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डफरिन के बारे में। हाँ, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था ना वो कब से लेकर कब तक रहा था, 1884 में ये बने थे और 1888 तक जो था ये रहे थे। ये चीज़ ज़रूर नोट कर लेना, इसको ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच ईयर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्टेड इन चंबा। तो देखो चंबा में बोलते हैं भू राजस्व बंदोबस्त की प्रणाली जो था ये कब प्रारंभ हो गई थी, कब जो था ये लैंड सेटलमेंट एक्ट यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ये लगभग 1876 के आसपास यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1876 के आसपास ये स्टार्ट हो गया था, परंतु उस टाइम चंबा के राजा कौन थे, पूरी बातें हम जानेंगे यहाँ से जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखो यहाँ से पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब 1876 की बात की जा रही है तो 1876 में चंबा के राजा कौन थे उस टाइम। तो 1876 में चंबा के राजा जो था ना, राजा श्याम सिंह जो था वो हुआ करते थे। और 1876 में ये जो लैंड को लेकर एक एक्ट लाया गया ना, या फिर आप कहेंगे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट की गई ना, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो ये ब्लेर रेड थे, एक ब्लेर रेड के द्वारा जो था वो स्टार्ट की गई। क्या था, जब श्याम सिंह बहुत छोटे थे ना तो उनका जो कार्यभार था सारा वो कौन देखता था, वो उनके वजीर हो गए वो देख लेते थे, वजीर अवतार उस टाइम हुआ करते थे, अंग्रेज होते थे वो देख लेते थे। जनरल रेनल टेलर द्वारा जो था वो इन्हें राजा बनाया गया फिर बाद में चलकर। परंतु ये जो ब्लेर रेड थे ना, इनके द्वारा ये भू राजस्व बंदोबस्त की प्रथा स्टार्ट कर दी गई यहाँ पर। इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर एक हॉस्पिटल खोला जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान 1895 में भटियात में जो है एक विद्रोह भी जो है वो हो जाता है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा की यात्रा करने के लिए लॉर्ड कर्जन भी जो है वो आते हैं। लगभग 1900 के आसपास जो था वो लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आए। तो उसके बाद इनका कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा। इनके बाद जो था वो भूरी सिंह को राजा बनाया गया था। भूरी सिंह लगभग 1904 में जो था वो चंबा के राजा बन गए थे। और भूरी सिंह के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो हिमाचल का जो सबसे पुराना म्यूजियम है जिसका नाम है
भूरी सिंह संग्रहालय। तो ये भूरी सिंह संग्रहालय जो था वो स्थापित किया गया था, और ये स्थापित किया गया था 1908 में। भूरी सिंह संग्रहालय भूरी सिंह के द्वारा भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि ने 1906 में जो था वो दी गई थी। भूरी सिंह के द्वारा ही जो था वो 1910 में एक बिजली घर का निर्माण भी किया गया था, और चंबा को जो था वो बिजली दी गई थी। ये क्वेश्चन तो हम पहले मिशन एलाइड में फिर पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह से चंबा में फिर बिजली आई थी। ठीक है जी। तो ये हो गए 2 राजा कवर हो गए आपके, एक तो राजा श्याम सिंह कवर हो गए और दूसरा भूरी सिंह कवर हो गए। श्याम सिंह बहुत छोटे थे जब उनको राजा बनाया गया था, वो आपने सारा जान लिया, यहाँ से ब्लेयर रेड के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं झांझरा, दम चालीसम एंड डोगरी आर द टाइप्स ऑफ वट अमंगस्ट द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनजातियों में झंझारा हो गया, दम चालीसम हो गया, डोगरी हो गया, ये किसके प्रकार हैं? अगर हम हिमाचल की ट्राइब्स में बात करते हैं ना, तो ये दम चालीसम हो गया, डोगरी हो गया, झंझारा हो गया, ये सारे आपने मैरिज के टाइप जो है वो पढ़ रखे हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है वो मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं। अब देखो यहाँ से ना हम कुछ एक इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप जो है वो रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने ये चीज़ें रिवाइज नहीं कर रखी हैं। तो मैरिज के टाइप अगर हम रिवाइज करें तो हम लाहौल से जो है वो स्टार्ट करेंगे। लाहौल से आपने क्या ध्यान यहाँ पर रखना है कि कौन कौन से मैरिज के टाइप हैं और कहाँ कहाँ पर जो है वो है ये। तो लाहौल से अगर हम बात करें तो तेभांगस्टन हो गया, मोतीबियन हो गया, ये अरेंज मैरिज के टाइम है। क्वाची ब्याह हो गया, ये अरेंज मैरिज का टाइप ही है। कुंची ब्याह हो गया और कुमाईभिंगस्टन हो गया, ये अलॉटमेंट है, इनके भगाकर एक तरह से की जाने वाली शादी है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि खम्पास के बीच में फख्तुन होता है एक मैरिज का टाइप, और जा छोछे होता है, ये डाइवोर्स का टाइप होता है। किन्नर्स के बारे में हम बात करें या किन्नौरास के बारे में बात करें तो जाने खंग जाने तंग ये अरेंज मैरिज के टाइप आते हैं, और दम चालीसम जो अभी हम पढ़ रहे थे ये लव मैरिज का टाइप आता है। दरोस दुब ये जो है वो सारे फोर्सफुल मैरिज यहाँ पर दी गई हैं। स्पिति की अगर हम बात करें तो स्पिति में जो है वो कंदुम मैरिज का टाइप है एक। कुपचाचा यहाँ पर तसुत्थ वाकची करके ये डाइवोर्स के जो है वो टाइप आ जाते हैं। तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है अब कि कहाँ कहाँ पर जो है वो कौन कौन सी चीज़ जो है वो प्रचलित है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें रह भी गई रिवाइज करने को। झंझारा हमने यहाँ पर पढ़ा ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो झंझारा है ना ये किसके बीच में, कौन सी ट्राइब के बीच में जो है वो मैरिज का टाइप है। आपका भी रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो किताब के पन्ने पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वजीरी लोकेटेड इन साउदर्न पोर्शन ऑफ स्टेट डिवाइडेड इनटू इनर सिराज एंड आउटर सिराज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वजीरी जो है वो राज्य यानी कि कुल्लू की बात हो रही है, यहाँ पर वजीरी कुल्लू में ही थी। कुल्लू के दक्षिण भाग में स्थित है, जो आंतरिक सिराज और बाहरी सिराज को विभाजित करती है। तो कौन सी ये वजीरी है ना, ये वजीरी आपको बतानी है। कुल्लू की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि कुल्लू में ना अलग अलग वजीरियाँ आती हैं। तो वजीरी जो आती हैं ना, इनके बीच में अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो स्थित हैं। और अगर हम वजीरी सिराज की बात करेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वजीरी सिराज की बात करेंगे ना तो ये जो है ना ये सिराज को ना 2 भागों में बांट देती है। जलोरी दर्रा यहाँ पर आता है जिससे सिराज को जो है वो 2 भागों में जो है ये बांटती है। तो वजीरी सिराज आपने ध्यान रखना। उसी तरह प्रेजेंट टाइम का कुल्लू जो है वो वजीरी रूपी के तहत आता है। उसी तरह अगर हम और भी वजीरी की बात करें तो टोटल 7 वजीरी आती हैं, जैसे कि वजीरी परोल हो गया जिसके तहत कुल्लू जो है वो आता है, वजीरी रूपी हो गया, वजीरी लग महाराज हो गया, वजीरी बंगाल हो गया, वजीरी लाहौल हो गया, वजीरी लगसारी हो गया, वजीरी सिराज हो गया। ये वजीरियाँ जो है वो आती हैं। हम कुल्लू के बारे में पढ़ चुके हैं कि कुल्लू की स्थापना राजा विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। और कुल्लू जो है वो एक पुरानी रियासतों में से जो है वो एक रियासत आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रियासत है। अभी देखो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो राम मंदिर भगवान राम की कहानी जो है वो कुल्लू के साथ भी जुड़ी हुई है। एक बार राजा जगत सिंह को जब उनके कुछ कर्मों के कारण जो था उनको कोई दिक्कत लगी होने, उनको खाने में भी जो है वो कीड़े दिखाई देते, पानी में खून दिखाई देता, कुछ ऐसी हरकतें जो था वो उनके साथ होने लगी। तो उनको सलाह दी गई थी कि अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो लाई जाए। तो फिर क्या किया गया था, दामोदर दास को भेजा गया था। 1653 में दामोदर दास को भगवान रघुनाथ की जो प्रतिमा है ना उसको लाने के लिए भेजा गया था, और वो लेकर भी आया था। और राजा जगत सिंह ने जो था वो इसके उपरांत क्या किया था, यहाँ पर मंदिर भी बनवाया था भगवान रघुनाथ जी के लिए, और भगवान रघुनाथ जी के लिए एक महल का निर्माण भी किया गया था, और यहीं पर भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो स्थापित की गई थी। और कुल्लू का दशहरा आपको पता है भगवान रघुनाथ जी के लिए ही मनाया जाता है फिर, और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल का ये दशहरा है। राजा जगत सिंह ने
उसके उपरांत 1660 में क्या किया, अपनी राजधानी नगर से स्थानांतरित की और सुल्तानपुर में जो था वो स्थापित की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने ये किया था और कब किया था। तो 1660 में राजा जगत सिंह ने ये किया था कि अपनी राजधानी जो था वो नगर से शिफ्ट करके नगर से जो था वो सुल्तानपुर में स्थापित की थी। जगत सिंह का पता चल गया, दामोदर दास का पता चल गया, 1653 पता चल गया। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी और इन चीज़ों को बार बार अगर आप सुनेंगे बोलेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी, कहीं नहीं जाने वाली। 1 नंबर 2 नंबर पक्के एग्जाम में लेकर ये आएंगी और हेल्प बहुत ज़्यादा होती है जब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले देखो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें ना तो उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी और बड़ा अच्छी शेप आप अपने पेपर 1 को दे सकते हैं, अपने स्टडी को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं ड्यूरिंग हुज रेन सिरमौर वॉज मेड अ ट्राइब्यूटरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो बोलते हैं कि सिरमौर को क्या किया गया था, सिरमौर को ट्राइब्यूटरी शाखा बना दिया गया था किसकी, फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक की जब शाखा इसको बनाया गया था तो उस टाइम यहाँ का शासक जो था वो कौन होता था, ये पूछा गया है। देखो अगर हम बात करते हैं ना कि उस टाइम यहाँ का शासक कौन हुआ करता था तो उस टाइम यहाँ का शासक हुआ करता था राजा भगत पाल। भगत पाल आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो था वो वहाँ का राजा हुआ करता था जब क्या किया गया था, सिरमौर को जो था वो शाखा बना दिया गया था। किसकी शाखा बनाया गया था इसको, फिरोज शाह तुगलक की। अब यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को लेकर चलेगा और इसी क्वेश्चन को आपसे पूछेगा। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि सिरमौर का कौन सा राजा जो था वो फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। तो जो सिरमौर का राजा था भगत प्रकाश, वो जो था वो किसका समकालीन था, भगत प्रकाश का आपने ध्यान रखना है कि ये समकालीन था फिरोज शाह तुगलक का। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिरमौर को कब शाखा बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक की। तो 1379 की ये बात है, ये भी नोट करें, 1379 की ये बात हो गई। इसके अलावा और सिरमौर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिरमौर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो राजा रसालू के द्वारा जो था वो सिरमौर की स्थापना जो था वो की गई थी। सिरमौर की राजधानी जो था वो कहाँ पर हुआ करती थी, राजवन में हुआ करती थी, कालची में हुआ करती थी। ये अलग अलग राजधानियाँ थी यहाँ की। क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछेगा, अलाइड सर्विसेज में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरमौर की राजधानी किसने जो था वो कालची से शिफ्ट की थी और सिरमौर की राजधानी किसने राजवन से शिफ्ट की थी और कालची में स्थापित की थी। तो राजा उदित प्रकाश था। ये अलाइड सर्विसेज का क्वेश्चन है। उदित प्रकाश के द्वारा अपनी राजधानी जो था वो राजवन से शिफ्ट करके कालची में स्थापित की गई थी। सिरमौर का हेडक्वार्टर नाहन में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाहन में जो है वो नाहन शहर की स्थापना किसने की या फिर नींव किसने रखी और नाहन में किला जो है वो उसकी नींव किसने रखी। तो राजा करम प्रकाश के द्वारा जो था वो रखी गई थी। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की एक सबसे पुरानी लाइब्रेरी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, महिमा लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी किसके कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई थी, राजा अमर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान जो था ये स्थापित की गई थी। सिरमौर में पचहत्ता आंदोलन भी जो है वो होता है। ये किस राजा के कार्यकाल के दौरान होता है और कब होता है, तो पचहत्ता आंदोलन 1942 के आसपास होता है और ये राजा राजेंद्र प्रकाश के कार्यकाल के दौरान होता है। राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे, तो वो भी नोट करना है यहाँ से। ये सारे क्वेश्चन हो गए रैंडमली कहाँ के, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, सिरमौर रियासत के। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन लाहौल स्पीति। तो बोलते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है इसका प्रतिशत पूछा गया है और लाहौल स्पीति में जो है वो पूछा गया है। देखो अगर हम बात करते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कितनी है, तो 5.7% जो है ये हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब आती है। परंतु डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर हम कवर करते हैं ना, तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ये शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। परंतु कितनी है लाहौल स्पीति की, पूछने वाला ये पूछेगा, तो वो है 81%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पूरी 100% नहीं है, ये ध्यान रखनी है पहली बात। 81% है। एग्जैक्टली कितनी है, 81.44% जो है ये लाहौल स्पीति की शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, ये आप नोट करें। लाहौल स्पीति में क्या शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन भी है, तो कितनी है, तो लाहौल स्पीति में देखो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन भी है और वो बहुत कम है, 7.08 यहाँ की शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो आती है। तो लाहौल स्पीति का पता चला ना आपको कि लाहौल स्पीति में क्या पूरा माजरा क्या है ये लाहौल स्पीति का।
अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ नंबरिंग, अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में 25,707 25,707 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की। ये परसेंटेज जो हमने निकाला है ना, ये पूरी पॉपुलेशन की तरफ से परसेंटेज करके निकाला है, ये चीज़ नोट करें, इसीलिए लाहौल स्पीति की 81.44 आ रही है। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये कॉन्सेप्ट बड़े ही बारीक से कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इनको ज़रूर समझा करें। 25,707 है और लाहौल स्पीति की पूरी पॉपुलेशन से जो है वो इसको निकाला गया है, पूरी पॉपुलेशन से निकाल कर ये बताई गई है। पूरे हिमाचल की 5.7% है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 5.7% हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जब पेपर करवाता था वो। और उसके बाद देखो 7.08% यहाँ की शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, वो आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अच्छा, लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा जिला है, तो लाहौल स्पीति का एरिया कितना आता है? लाहौल स्पीति का एरिया इंपॉर्टेंट है, तो इसका एरिया आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के पूरे एरिया का अप्रॉक्सीमेटली 25% एरिया जो है वो कवर करता है, परंतु आता कितना एरिया है वो भी तो पता होना चाहिए ना। इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर आपको पता होना चाहिए। तो इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर अगर हम लाहौल स्पीति की एरिया की बात करते हैं तो 13,841 13,841 ये स्क्वायर किलोमीटर में एरिया आता है, और एग्जैक्टली ये 24.86% जो है वो बनता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, ये ध्यान रखने थे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं पॉटर हिल वन बिहार इज लोकेटेड इन शिमला एट। तो बोलते हैं कि पॉटर हिल वन बिहार शिमला में स्थित है, परंतु कहाँ पर स्थित है? देखो, पॉटर हिल वन बिहार जो है ना वो शिमला में स्थित है, समर हिल शिमला में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। शिमला में क्या क्या स्थित है? शिमला में चैडविक वाटरफॉल भी स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। पॉटर हिल शिमला में स्थित है। आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला जो है यहाँ पर कामना देवी हिल्स भी आती हैं और कामना देवी माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तारा देवी की पहाड़ियाँ आती हैं, तारा देवी माता का मंदिर स्थित है। जाखू की पहाड़ियाँ आती हैं, जाखू की पहाड़ियों के ऊपर भगवान हनुमान जी का मंदिर है, और भगवान हनुमान जी की एक बहुत बड़ी बहुत ऊंची मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखना है जी। तो वो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर रावी इन हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है? एग्जैक्टली पूछा गया है रावी नदी का। तो रावी नदी जिसके किनारे चंबा शहर बसा हुआ है, उस नदी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। पिछले कल ही हमने नदियों की बात की थी, तो आज हम रावी नदी से स्टार्ट करते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है, वो आपने ध्यान रखना है। रावी नदी जो है ना ये 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, और हिमाचल प्रदेश में जब ये बहती है और हिमाचल प्रदेश को जब ये छोड़ती है तो जम्मू कश्मीर में उसके बाद ये एंटर कर जाती है। जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, चलो सही बात है। हिमाचल प्रदेश की क्या ये सबसे छोटी नदी है? नहीं, हिमाचल प्रदेश की ये सबसे छोटी नदी नहीं है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तो ये नहीं, ये बड़ी नदी भी नहीं है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सतलुज जो है वो पूरे हिमाचल में 320 किलोमीटर जो है वो बहती है, वो भी ध्यान रखें। रावी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो इसमें बादल आ जाती है, सियूल आ जाती है, तंतगिरी आ जाती है, छतरारी आ जाती है, वो सारी उसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में जो है वो काउंट होती हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहे, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 700 से ज़्यादा 720 किलोमीटर के आसपास पूरी ये नदी बहती है, और हिमाचल में ये 158 किलोमीटर जो है वो कवर कर लेती है। ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हुए, और मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं हो सकता। अच्छा, लाइट सर्विस की टेस्ट सीरीज़ अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो नीचे लाइट सर्विस की टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो दिया गया है, वहाँ से जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज़ जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज़ के जो ग्रुप है ना उनको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के लिंक दिए गए हैं, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप उन लिंक को ओपन कर पाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस को एक अच्छी शेप मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, बोलते हैं हु फाउंडेड द हिमाचल विकास कांग्रेस। की हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? पिछले कल ही तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अभी आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम से आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs, नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है।
That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.